नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज की हमारी खास मेहमान है स्वाति अग्रवाल जी, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। बहुत बहुत धन्यवाद। गूंज की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं गूंज की पूरी टीम का और हमारे सारे लिसनर्स को गणेश चतुर्थी की और गणेश उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जी, सो ग्वालियर एक्सप्रेस से एक मुलाकात में हम अलग अलग पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं। और आज है एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जो कि राजनीति के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। सो मैम, जैसे कि लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बात करूं पॉलिटिक्स की, नो डाउट बहुत डिफरेंट एरिया है, और फीमेल्स को लेके हमेशा ये फील्ड शायद थोड़ी सी बचती हुई रही है। मतलब कहीं ना कहीं जब हम पारिवारिक माहौल की बात करते हैं तो एक सलाह हमें जरूर आती है कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। तो इन सारी चीजों से अगर मैं बात करूं आपकी जर्नी की, तो कैसे आपकी इस जर्नी की शुरुआत हुई? शुरुआत जहां से हुई वहां पे कहीं पर भी ये चैप्टर नहीं सोचा था कि हम भी राजनीति के क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली, मतलब मेरा मायका पक्ष हो गया या मेरा ससुराल पक्ष, कोई भी राजनीति के क्षेत्र में नहीं है। तो मेरी जर्नी भी एज अ जैसे गर्ल्स की होती है कि प्रोफेशनल डिग्री लेना है, जॉब करना है। तो बेसिकली हम लोगों के अग्रवाल समाज में इतना उस टाइम पे लेडीज को, गर्ल्स को इतना जॉब करने के लिए भी इतनी परमिशन नहीं थी। मैं एक छोटी से शहर की सतना की हूँ, तो वहाँ पे भी इतना एडवांस कल्चर नहीं था कि जॉब करने के लिए परमिशन रहे। बट ठीक है, माँ पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे मदर फादर ने बहुत सपोर्ट किया और मैंने जॉब भी किया। उसके बाद शादी हो गई, शादी होके ग्वालियर आए तो था उस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन में थी। मैं MBA HR रही हूँ, तो बहुत अच्छी पोजीशन में थी और मतलब जॉब करना और उसमें अपनी लाइन ही, अपना फ्यूचर मैं भी देख रही थी। बट शादी हो गई है, शादी होने के बाद फिर बेटी हो गई प्यारी सी। तो बस उसकी जिम्मेदारी में इतना डिवोटेड हो गई कि अपने कैरियर को, अपने एम को, सब कुछ मुझे उस टाइम पर ड्रॉप करना ज़्यादा बेटर लगा कि पहला मेरा अब फर्स्ट बनता है बीइंग अ मदर, उसकी केयर करना। तो बस उसमें लगे रहे। बट माइंड में एक चीज़ थी हमेशा से, बहुत छोटे से, कि कुछ अलग करना है। मतलब जॉब कर तो रही थी, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी चीज चलती रहती थी कि नहीं यार, ये मेरा एम नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है। भगवान ने मुझे कुछ अलग चीज के लिए बनाया है, कुछ डिफरेंट करना है अपनी लाइन से हटके। तो बस बेटी के साथ में 1-2 साल उसको टाइम दिया। फिर एक माइंड में ये भी था कि चल थोड़ा सा सोशल वर्क लाइन में भी आना है, करना है, वो भी करना चाहिए। हर एक सामाजिक प्राणी को मुझे ऐसा लगता है कि आप समाज में हो तो समाज के प्रति भी आपके दायित्व हैं और वो हमें करने चाहिए, सबको करना चाहिए। तो हमने भी शुरुआत एक छोटे से रूप में करी। फिर हम विश्व हिंदू परिषद में जुड़े, क्योंकि हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है। बचपन से ही मुझे बहुत अपना इंडियन कल्चर और अपने इंडियन उससे बहुत लगाव रहा है। तो उनका एम मुझे बहुत अच्छा लगा विश्व हिंदू परिषद वालों का, कि जिस तरह से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति लुप्त होने के में है, जो नई जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अछूती है, क्योंकि हम खुद भी उन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। तो मुझे उनका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। तो उनके साथ मिलके पूरे जगह जगह कैंप लगा के, मंदिरों में, बच्चों को, हर जगह जहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, तो हमने बहुत समय तक उसमें काम किया। वहाँ काम करते करते मेरा एक जो एम था माइंड में, बस एक ये चीज चलती थी बचपन से कि मुझे एक तिरंगे से बहुत प्यार है जी, बहुत बहुत ज्यादा लगाव है। मतलब बचपन में स्कूल में भी मैं 15 अगस्त कभी ब्रेक नहीं करती थी। तो मुझे एक अजीब सी वो होती थी कि जब भी वो साउंड बजता है तो बदन में कुछ एक अलग सी फीलिंग्स आती थी, और लगता था कि नहीं यार, कुछ तो भी मतलब इस लाइन में कहीं से मुझे मिल जाए, कि मुझे तिरंगा मिल जाए। तो बस माइंड में लगता था, पर फैमिली से ना कभी ऐसा एटमॉस्फेयर था कि कोई भी इस लाइन में हो, कि आर्मी के लाइन में हो तो हमको वो सपोर्ट मिले, वो गाइडेंस मिलती, वो सब मिला नहीं। तो अब बस दिमाग में ये था कि तिरंगा कैसे मिलेगा, तिरंगे को ओढ़ के जाना है। मतलब हमारी जब अर्थी उठे तो हम तिरंगे में लिपटे होने चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है। तो बस ऐसे सोशल लाइन में जब आगे बढ़ते गए तो फिर मुझे ऐसा लगा कि समाज के लिए अगर आप कुछ आगे करना चाहते हो, और जो मेरा एग्जैक्टली ग्वालियर आने के बाद एम था, वो जो यहाँ की महिलाओं में मैंने जो जज्बा और जुनून देखा काम करने का, वो बहुत अच्छा है। बहुत उनको जस्ट एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो पीछे है। तो बस ये 2 एम मेरे माइंड में थे कि मुझे एक तिरंगा चाहिए है
और एक अपने ग्वालियर शहर को नंबर 1 बनाना है और महिलाओं के लिए कुछ करके जाना है जी। और जब भी बात आती है समाज की, तो यकीन मानिए समाज से लेना हम सभी जानते हैं, लेकिन समाज को देना जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, शायद उसे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो ऐसी जिम्मेदारी जब भी आपके कंधों पर आए, तो यकीन मानिए एक स्टेप जब आप आगे आते हैं और सोसाइटी को सर्व करते हैं किसी भी रूप में, तो वो आपको जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है ना, वो शायद कोई और चीज दे भी नहीं सकती। इसके साथ में मैं बात करूं, जब भी किसी भी करियर में, किसी भी फील्ड में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो फील्ड अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आती है, लेकिन उनमें से सबसे एक टॉप पर चीज होती है, वो होते हैं चैलेंजेस किसी भी फील्ड के साथ। क्योंकि जब हम एज अ यूथ हम किसी भी नई फील्ड को देखते हैं, तो हमें चार्म सबसे पहले दिखता है कि उसके इतने फॉलोअर्स, इतने सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही है, बट चैलेंजेस हम कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को देखना भी नहीं चाहते कि संघर्ष एक्चुअल में क्या था। सो अगर चैलेंजेस की बात करूं, क्या चैलेंजेस आपने इस फील्ड में फेस किए? फील्ड का तो स्पेशली मैं कहूंगी कि हम औरतों के लिए घर से बाहर निकल के हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, चैलेंजेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, अप डाउन्स होते हैं, बट हाँ चैलेंजेस सेम ही होते हैं। और आपने जैसे बोला कि पहले की औरतें राजनीति के क्षेत्र में कम आती थी, और पर अब जो समय आया है आज के समय पे, तो अपने ग्वालियर में ही मैं देखूंगी कि बहुत बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं लेडीज, बहुत इंटरेस्ट लेती हैं और बहुत डिवोटेड। इवन हमारे महिला मोर्चा में ही हम देखें, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा में ही हम देखेंगे तो आई थिंक 1000 से भी ज्यादा लेडीज अभी उसमें एज अ मेंबर, एज अ सदस्य हैं, मतलब पदाधिकारियों के अलावा, पदाधिकारी जो है उनके अलावा भी। तो अब ऐसा नहीं है कि अब महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में अपना कैरियर नहीं देखती हैं, बिल्कुल देखती हैं। और चैलेंजेस बहुत ज्यादा, हम कहें कि राजनीतिक क्षेत्र से कुछ अलग हो जाते हैं हम महिलाओं के लिए, तो हम महिलाओं के लिए चैलेंज हर जगह सिमिलर ही है, और चैलेंज हम सब खुद आपस में एक दूसरे के हैं जी। और कोई ये चैलेंज नहीं है हमारे लिए। हम सबको जो सोच है कि किसी भी महिला को आगे बढ़ना, उसका स्ट्रगल पॉइंट बहुत टिपिकल होता है। नो डाउट कि आज भी हमारे लिए, हमारे समाज में ठीक है बहुत आगे बढ़ रहा है, पर महिलाओं के लिए आज भी बहुत मुश्किल होता है काम करना घर से बाहर निकल के। तो हम सब जब निकलते हैं तो कुछ चीजें अपने माइंड में लेके चलते, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे कि हाँ हमको इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने जो भी हमारा एम है, गोल है, जैसे आज आप अपने गोल पे हैं, हम भी अपने गोल पे हैं, तो हम सिर्फ उस गोल पे फोकस करते हैं, बाकी तो सब चलता ही है। और डेफिनेटली समाज चाहता है कि लड़कियां ऊंचाइयां छुएं, लेकिन 2 रोटी और चाय बनाने के बाद लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें डिसाइड करना है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या भविष्य देना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव शुरू होता है हमसे, आपसे। तो कभी भी जब बदलाव की बात आए, जो आप सोसाइटी में चेंज देखना चाहते हैं, वो खुद से जरूर स्टार्ट कीजिएगा। सो मैम, चैलेंजेस के साथ बात करूं, बीइंग अ फीमेल बहुत सारी चीजें महिलाओं के लिए नो डाउट सोसाइटी में भी बहुत चैलेंजिंग है। जब आप घर से निकलते हैं, स्टेज से स्पेशली जब आप स्टार्ट करते हैं, तो एकदम उल्टी हुई सारी चीजें लगती हैं कि ये आपको अब फिर से सीधे स्टार्ट करना है। सो बहुत सारी जो नई जनरेशन है उसमें फीमेल्स हैं, वो भी इस राजनीति की फील्ड की ओर अट्रैक्ट होती है। तो अगर कोई स्ट्रेच से स्टार्ट करना चाहता है राजनीति में अपना करियर, कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और स्ट्रगल कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में आपका एक एम होना चाहिए, और एम भी ऐसा होना चाहिए कि आप उसको लेके, आप ये मान के चलिए कोई भी एक जो सोशल वर्क लाइन होती है, सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि राजनीति की लाइन नहीं है, सोशल वर्क, राजनीति और सोशल वर्क लाइन सिमिलरली होती हैं। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको सिर्फ देना है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको कुछ मिलेगा। अगर आपने ये एक्सपेक्टेशंस रख ली तो आप कभी भी सामाजिक इसमें, मतलब इस लाइन में अपना कैरियर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। अगर आप सोशल वर्कर बनना चाहते हो तो आपको बस माइंड में ये रखना है कि हमको बहुत सारे वो ऐसे मिलेंगे, निगेटिव वाइब्स मिलेंगी, निगेटिव स्ट्रगल्स मिलेंगे, हर कोई यही बोलेगा फालतू समय बर्बाद कर रही हो, क्या मिलता है आपको, ये सारे चैलेंजेस आएंगे। बट जैसे मेरा एम फिक्स है, मेरा एम है कि मुझे ग्वालियर को नंबर 1 बनाना है, अब मैं उस पर वर्क करना चालू किया मैंने। फिर मेरा एम ये भी है माइंड में कि मुझे लाइफ में आगे फ्यूचर में जाके मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि मैं यहाँ की हर एक महिला को आगे बढ़ा सकूं, उनके लिए कुछ एक कैरियर अपॉर्चुनिटीज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। बस एक एम है माइंड में, अब उसको लेके मैंने काम करना चालू किया। तो ऐसे ही हर महिला को, जिसको भी, लेडीज को भी जो राजनीति के क्षेत्र में आना चाहती है, पहले तो आपको एक अच्छा सोशल वर्कर बनना पड़ेगा। फिर आप राजनीति में आना कोई बहुत बड़ा वो एम, वो नहीं है, टास्क नहीं है कि आप, संगठन चाहता है अच्छे लोगों को, हर कोई एक है। आज आप हैं, आपका डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, हम कॉर्पोरेट लाइन पे जाएं या सोशल वर्कर लाइन में जाएं, हर जगह हर किसी को एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति चाहिए है, जो कि अपने काम के साथ बहुत ऑनेस्ट रहे, ईमानदारी के साथ में उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए वर्क करे। तो राजनीति का क्षेत्र भी ऐसे हम भी चाहते हैं
कि आगे फ्यूचर में लड़कियां इस क्षेत्र में अपने आप को देखें, सोचें और काम करने बिल्कुल जरूर चालू करें। जी। सो अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो याद रखिए आपकी नियत प्योर होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपकी नियत आपकी नियति तय करती है। तो जब भी कोई नया काम स्टार्ट करें ना, अपनी इंटेंशन प्योर रखिए, और देखिएगा जब आप प्योर इंटेंशन के साथ कोई भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा ही करेंगे। सो मैम, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, आप खुद एचआर की पोजीशन पे रहे हैं, और फिर जब एक जर्नी से आप निकल के आते हैं, बिल्कुल जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हुए, अनुभव शायद एक ऐसी चीज है जो हमें अपने कामों के साथ मिलता है। सो अनुभव के साथ साथ अगर मैं आज के यूथ की बात करूं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमें बहुत शॉर्टकट्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और शॉर्टकट्स हमेशा कहीं ना कहीं हमें ड्रैग करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी की ओर। तो अगर आप युवाओं को सलाह देना चाहेंगी, कैसे अगर किसी के लाइफ में इस तरीके के कोई फेजेस आए तो कैसे कॉप अप करना चाहिए? सब चीज का एक ही सॉल्यूशन है, आपकी सोच। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, सॉल्यूशन उतने इजी हो जाते हैं। कोई भी काम लाइफ में टफ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, और ये बातें सिर्फ स्लोगन्स में नहीं है, ये प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ से भी ये चीज बोलूंगी। मैंने भी बहुत स्ट्रगल्स फेस किए, बट नेचुरली ना फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, और ना ऐसा एटमॉस्फेयर किसी से मिला, ना कोई इंस्पिरेशंस मिली कि हाँ मुझे इस लाइन में, इवन हर कोई यही बोलता रहा मुझसे भी कि क्यों इस तरह की लाइन चूज किया है, क्यों मतलब आप इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपकी सिर्फ मेहनत आप करते हो, आपको रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता है। इस तरह के लोग हमेशा आपके आसपास सराउंडिंग हर कोई यही बोलता है। बट आपकी सोच खुद अपनी इसमें होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव सोचो, आप क्या चाहते हो अंदर से, आप अपनी सोच को रखिए। और इतनी जल्दी लाइफ में जो आज की जनरेशन है, वो जो इतनी जल्दी हर छोटी छोटी चीज़ों में इतना जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बच्चों को मैं देखती हूँ, बहुत दुख होता है कि आपका 10th का रिजल्ट बिगड़ गया है, आपका 12th का रिजल्ट बिगड़ गया, आपका नीट का अगर आप एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाए, IIT अच्छे से नहीं दे पाए, तो आप इतने गलत स्टेप आप वहाँ पे फॉलो कर लेते हो। और जबकि वो तो लाइफ का मैं कहूँगी कोई बहुत टफ पड़ाव नहीं है, इससे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस अभी लाइफ में आगे रखे हुए हैं। और मैं अगर कहूँगी तो मेरी लाइफ में आगे भी बहुत बड़े चैलेंजेस अभी हैं। बट मेन थिंग इज दैट कि हमने पीछे के अपने पास्ट से क्या चीजें लर्न की। ऐसा नहीं कि हम लोगों का या आप सबका टाइम बहुत अच्छा निकला, हमने भी बहुत अप एंड डाउन फेस किए हैं। हमारे टाइम पे तो इतने सोर्सेज भी नहीं थे, ना फैमिली एटमॉस्फेयर ऐसा था। हम लोग इतनी ज्वाइंट फैमिली में 20-20, 25 बच्चे एक साथ ही रहते थे। आज तो हम एक बच्चे को पाल रहे हैं, उसकी पूरी केयरिंग कर रहे हैं, उसको प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीजें। तो इतना जब पेरेंट्स आपको दे रहे हैं तो आपकी भी एक लायबिलिटी बनती है उनके प्रति। आज मैं जिस एटमॉस्फेयर से हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक बहुत छोटी फैमिली से, मतलब सतना बहुत छोटी जगह है, और मेरे पापा सतना के बहुत अच्छे बिजनेसमैनों में रहे हैं, और हम 5 बेटियां हैं। पापा 4 भाई हैं और हम 5 बेटियां, और हम 5 बेटियों को सबसे अधिक पढ़ाया गया। उस टाइम पे भी इतना पापा ने स्टेप लिया, जबकि पूरा सब लोग फैमिली में इतना अगेंस्ट में कि लड़कियों को इतना क्यों पढ़ाना है जी, बॉयज को पढ़ाया था, लड़कियों को क्यों पढ़ाना है। लेकिन मेरे पापा का शुरू से था कि नहीं, मेरी 5 बेटियां प्रोफेशनल डिग्री लेंगी। तो पापा का सिर्फ एक ही चीज था, बेटा आपको जो करना है आप करो, पर बदले में सिर्फ आप इतना याद रखना कि मैंने आपको जो फ्रीडम दी है उससे मैं कभी डिसअपॉइंट ना हूँ। और आज हम भी वही सेम चीज हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी परवरिश में या हमारी सोच में अंतर नहीं, हम भी यही चाहते हैं। तो नेचुरली आज जो जनरेशन है उसको भी ये चीज समझनी चाहिए। हम आपको ये नहीं बोलते हैं बच्चों को कि आप रूढ़िवादी बनो, या आप हम लोगों ने जो लाइफ फेस की आप भी वो लाइफ फेस करो, या हम आपको वैसा कुछ चाहते हैं। ऐसा हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इतनी जल्दी डिसअपॉइंट नहीं हो जी। लाइफ में चैलेंजेस है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उससे आगे निकलने के रास्ते ढूंढिए। सब कुछ आपके पास है डेफिनेटली, और अप्स एंड डाउन्स आर दी पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आप इस अप्स एंड डाउन्स को कैसे हैंडल करते हैं, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। और याद रखिए अपनी लाइफ में इस आर्ट को कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि समय की एक खास बात है कि बदलता जरूर है, और उसी बदलते हुए समय के लिए थोड़ा सा पेशेंस लाइफ में होना जरूरी है। सो मैम, इसी के साथ लास्ट नॉट द लीस्ट आपसे बात करूं, बहुत सारी बातें मैंने आपसे जानी। अगर लाइफ का मूल मंत्र आप देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, लोग आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं यही बोलूंगी सभी से, अपने व्यूअर्स जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं उन सबके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि लाइफ में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता। सब कुछ आपके मोटिव पे, आपके डेजिग्नेशन, आपकी पैशन पे डिपेंड करता है। आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। बेस्ट डे लड़कियों के लिए मैं देखूं तो हर महिला, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने घर से बाहर निकलती है वो एक सम्मान के लिए निकलती है। उसको वो सम्मान सबसे अधिक एक्सेप्टेड होता है, प्रिय होता है, वो उसी के लिए वर्क करती है। उसके लिए कभी भी पैसा मैटर नहीं करता है। तो मेरा भी सबसे यही कहना है कि लाइफ में आपका जो भी एम है, आप उस एम पे वर्क करिए। स्ट्रगल्स और जो भी
प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम से निकलिए, उस पे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होइए। अपनी लाइफ को एकदम वहां पर ये सोच लेना कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, रास्ता सब कुछ होता है, सिर्फ आपको नजरिया बदलना है अपना। और डेफिनेटली नजरिए का सब खेल है और समाज में आगे बढ़ती हुई महिलाएं बहुत सारी चीजें हैं जो बदल भी रही हैं और साथ ही नारी शक्ति का भी सशक्त उदाहरण है। हमारे साथ स्वाति मैम थी जिनसे हमने ढेर सारी बातें की, बहुत सारी चीजें जानी। मैम जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले सभी को पुनः से एक बार गणेश चतुर्थी की और गणेश उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अब हमारा त्योहारों का सीजन चल रहा है तो सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं मैं आप सबको देना चाहूंगी और सभी से एक निवेदन करूंगी कि मेरा जो उद्देश्य है ग्वालियर को सबसे पहले नंबर 1 लेके आना। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि आपके आसपास जो भी पार्षद हैं या जो भी पॉलिटिकल लाइन से मैं बोलूं, आपके नियरेस्ट जो भी पदाधिकारी हैं, आप सब उनका जब तक खुद मदद नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। आप सोचेंगी अगर कोई एक इंसान ही जो आपके वहाँ पर पार्षद है या कोई भी नेता अगर वहाँ पर आपके रहता है और आप सिर्फ उससे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं और आप खुद अगर उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं तो कभी भी बदलाव नहीं आएगा। हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमारे ग्वालियर को स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे पहले हम नंबर 1 लेके आए। डेफिनेटली, और शहर हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है और कल्पना हमेशा कहती है ग्वालियर के लोग जिम्मेदार बहुत है। तो इसी जिम्मेदारी के साथ थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। सो ग्वालियराइट्स, ये था मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।